हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं इक्विटी रिसर्च का पार्ट 2, एप्लीकेशन ऑफ चेकलिस्ट। इक्विटी रिसर्च के प्रोसेस के स्टेज 1 में हमने बिजनेस को इन डिटेल सीखा। स्टेज 1 हमें कंपनी के बारे में एक होलिस्टिक व्यू को डेवलप करने में मदद करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस कितना अट्रैक्टिव दिखता है, कंपनी के नंबर्स भी अट्रैक्टिव दिखने चाहिए। इक्विटी के सेकंड स्टेज का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नंबर्स को दिखाता है और एक्चुअली इवेल्युएट करता है कि क्या बिजनेस का नेचर और बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते तो क्लियरली कंपनी इन्वेस्टेबल ग्रेड के रूप में क्वालिफाई नहीं करेगी। नंबर 1, नेट प्रॉफिट ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के साथ होनी चाहिए। नंबर 2, ईपीएस। अगर कंपनी उनकी इक्विटी डाइल्यूट कर रही है तो ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। ईपीएस नेट प्रॉफिट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। हायर द मार्जिन, हायर इज द एविडेंस ऑफ सस्टेनेबल मोड। जीपीएम शुड बी ग्रेटर देन 20%। नंबर 4, इन्वेंट्री। ग्रोइंग इन्वेंट्री के साथ साथ ग्रोइंग पैट मार्जिन एक गुड साइन है। हमेशा इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज को चेक करें। ये अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। नंबर 5, सेल्स वर्सेस रिसीवेबल्स। ये दिखाता है कि कंपनी केवल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही है। रिसीवेबल से दिखाया हुआ सेल्स एक अच्छा संकेत नहीं है। नंबर 6, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं कर रही है तो ये ऑपरेशन स्ट्रेस का संकेत देता है। कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होना अच्छी बात है। नंबर 7, डेप्ट लेवल। हाई डेप्ट का मतलब है कि कंपनी हाई लेवरेज पर काम कर रही है। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट अर्निंग्स को कम कर देती है। कंपनी शुड नॉट बी हाईली लेवरेज। नंबर 8, रिटर्न ऑन इक्विटी। हायर द आरओई, बेटर इट इज फॉर द इन्वेस्टर। फिर भी इसके साथ डेप्ट लेवल्स को चेकआउट करें। आरओई शुड बी ग्रेटर देन 25%। अब हम आगे बढ़ते हैं और अम्मा राजा बैटरीज पर चेकलिस्ट आइटम को इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत में हम पीएनएल आइटम्स को देखते हैं, सच एज ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ। इन्वेस्टेबल ग्रेड के रूप में क्वालिफाई करने वाली कंपनी का पहला साइन ये रेट है जिस पर वो ग्रो हो रही है। कंपनी के ग्रोथ का इवैल्यूएशन करने के लिए हमें रेवेन्यू और पैट ग्रोथ को चेक करने की आवश्यकता है। हम दो पर्सपेक्टिव से ग्रोथ का इवैल्यूएशन करेंगे। नंबर 1, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये हमें कंपनी के एनुअल बेसिस पर की जाने वाली प्रोग्रेस का सेंस देगा। डू नोट, इंडस्ट्रीज डू गो थ्रू साइक्लिकल शिफ्ट्स। उस पर्सपेक्टिव से अगर किसी कंपनी की ग्रोथ फ्लैट है तो ये ठीक है। हाउएवर, ये श्योर करें कि आप कंपटीटर्स की भी ग्रोथ का इन्वेस्टिगेशन करें ताकि ये श्योर किया जा सके कि इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ फ्लैट है। नंबर 2, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। CAGR हमें ये बताता है कि कंपनी किस तरह से बिजनेस साइकिल में इवॉल्व हो रही है और ग्रो हो रही है। एक अच्छी इन्वेस्टेबल ग्रेड की कंपनी आमतौर पर बिजनेस साइकिल्स में बेयर फेस को दूर करने वाली पहली कंपनी होती है। इवेंचुअली एक हेल्दी CAGR में रिफ्लेक्ट होगा। पर्सनली मैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ जो CAGR के बेसिस पर 50% से अधिक ग्रो हो रही है, यानी रेवेन्यू और पैट उनका 15% से ज़्यादा होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि ARBL का परफॉर्मेंस कैसा है। 5 साल की CAGR रेवेन्यू ग्रोथ रेट 18.6% है और 5 साल की CAGR पैट ग्रोथ रेट 17.01% है। ये नंबर्स का एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है। ये नंबर्स ARBL को एक हेल्दी ग्रुप के रूप में क्वालिफाई करते हैं। हालांकि हमें अभी भी चेकलिस्ट पर अदर नंबर्स को इवेल्युएट करने की आवश्यकता है। अर्निंग्स पर शेयर EPS। EPS रिप्रेजेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर शेयर बेसिस। सेम रेट से बढ़ रहा EPS और पैट इंडिकेट करता है कि कंपनी न्यू शेयर इशू करके अर्निंग्स को कम नहीं कर रही है, जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है।
इसे कंपनी के मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज के रिफ्लेक्शन के रूप में सोचा जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2014 के लिए 5 साल का ईपीएस सीएजीआर है 1.90%। ये एआरबीएल के लिए पॉजिटिव साइन है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। Gross profit margin, expressed as a percentage, is calculated as gross profit divided by net sales, where gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold. Cost of goods sold is the cost involved in making of finished goods. हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को सीखते समय इस कैलकुलेशन पर चर्चा की थी। अब हम ये चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एआरबीएल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे इवॉल्व हुआ है। क्लियरली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज लुकिंग इम्प्रेसिव। एज पर चेकलिस्ट मिनिमम जीपीएम 20% के ऊपर होना चाहिए। एआरबीएल में मिनिमम जीपीएम आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। ये कुछ बातों को दिखाता है कि एआरबीएल मार्केट स्ट्रक्चर में एक प्रीमियम स्पॉट पर है। ये शायद इस सेक्टर में कंपटीशन के एब्सेंस के कारण है, जो कुछ कंपनियों को हाई मार्जिन का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो बदले में मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज का रिफ्लेक्शन है। डेप्ट लेवल। बैलेंस शीट चेक। चेकलिस्ट में पहले 3 पॉइंट्स मुख्य रूप से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। अब हम कुछ बैलेंस शीट आइटम देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाइन आइटम में से एक जिसे हम बैलेंस शीट पर देखने की आवश्यकता है वो है डेप्ट। बढ़ते हुए हाई लेवल्स ऑफ डेप्ट से फाइनेंशियल लेवरेज का इंडिकेशन मिलता है। फाइनेंशियल लेवरेज की कीमत पर ग्रोथ काफी खतरनाक है। ये भी याद रखें कि बैलेंस शीट पर एक बड़े डेप्ट का मतलब एक लार्ज फाइनेंशियल कॉस्ट चार्ज है। इससे फर्म की बरकरार रखी गई अर्निंग्स में कमी आती है। हियर इज हाउ द डेप्ट स्टैंड फॉर एआरबीएल। ऐसा लगता है कि डेप्ट लगभग 85 करोड़ रुपए पर स्टेबलाइज हो गया है। वास्तव में ये देखना इंटरेस्टिंग है कि FY 2009 टू 2010 की कंपैरिजन में डेप्ट में कमी आई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करने के अलावा मैं डेप्ट की जांच एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT में करना चाहता हूँ। EBIT ये केवल एक क्विक पर्सपेक्टिव देता है कि कंपनी अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे कर रही है। हम देख सकते हैं कि डेप्ट EBIT रेशियो में लगातार कमी आई है। आई पर्सनली थिंक एआरबीएल ने अच्छा काम किया है by managing its debt level efficiently. इन्वेंटरी चेक। इन्वेंटरी डेटा को चेक करना केवल तभी समझ में आता है जब कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। इन्वेंटरी डेटा को चेक करने में हमें कई तरह से मदद मिलती है। पैट बढ़ने के साथ इन्वेंटरी बढ़ना एक ग्रोइंग कंपनी के संकेत है। स्टेबल इन्वेंटरी डेज इंडिकेट की कुछ हद तक मैनेजमेंट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंडिकेट करती है। Let us see how ARBL fares on the inventory data. Inventory number of days is more or less stable. In fact, ये स्लाइट डिक्लाइन को इंडिकेट करते हैं। ध्यान दें, हमने पिछली वीडियो में इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज को डिस्कस किया था। इन्वेंट्री और पैट दोनों एक समान ग्रोथ के संकेत दिखा रहे हैं, जो फिर से एक अच्छा इंडिकेशन है। सेल्स वर्सेस रिसीवेबल्स। अब हम कंपनी के रिसीवेबल्स के कंजंक्शन में सेल्स नंबर्स को देखते हैं। और सेल्स बैक बाय रिसीवेबल्स एक इनकरेजिंग साइन नहीं है। ये क्रेडिट सेल्स को दिखाता है और इसलिए इससे कई सवाल उठते हैं। उदाहरण के लिए, क्या कंपनी व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पर सेल कर रही है? क्या कंपनी सेल बढ़ाने के लिए सप्लायर्स को अट्रैक्टिव क्रेडिट दे रही है? कंपनी ने यहाँ स्टेबिलिटी दिखाई है। ऊपर दी गई टेबल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उनकी सेल का एक बड़ा पार्ट रियलिटी में बैक रिसीवेबल नहीं है, जो काफ़ी इनकरेजिंग है। वास्तव में केवल इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज को पसंद करते हुए नेट सेल के परसेंटेज के रूप में रिसीवेबल्स ने भी गिरावट के संकेत दिए हैं, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चेक्स में से ये एक जिसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने से पहले देखने की आवश्यकता होती है। कंपनी को ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए। एक कंपनी जो ऑपरेशन से कैश फ्लो ड्रेन कर रही है, वो किसी प्रकार का रेड फ्लैग उठाती है।
ऑपरेशन से कैश फ्लो हालांकि थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन पिछले 5 वर्षों के टाइम पीरियड में पॉजिटिव बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ARBL का मुख्य बिजनेस ऑपरेशन कैश फ्लो जनरेट कर रहा है और इसलिए इसे सक्सेसफुल माना जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी। हमने फंडामेंटल्स एनालिसिस की सीरीज में रिटर्न ऑन इक्विटी पर इन डेप्थ डिस्कशन किया है। अगर आपको ये टॉपिक को देखना है तो मैं आपको इसे फिर से देखने के लिए इनकरेज करूंगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स की इक्विटी को पर्सपेक्टिव में रखते हुए कंपनी द्वारा रिटर्न ऑन इक्विटी के परसेंटेज को मेजर करता है। एक अर्थ में आरओई ये मेजर करता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स कंपनी में अपने खुद के कैपिटल का इन्वेस्ट करने के लिए कितने सक्सेसफुल है। ये नंबर्स बहुत इम्प्रेसिव है। मैं पर्सनली उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ जिनके पास 20% से अधिक का आरओई है। याद रखें, ARBL के मामले में डेप्थ काफ़ी कम है, इसलिए इक्विटी नंबर्स पर रिटर्न का अच्छा सेट मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज द्वारा समर्थित नहीं है, जो फिर से हाईली डिजायरेबल है। कंक्लूजन। याद रखें कि हम इक्विटी रिसर्च के सेकंड स्टेज में हैं। मैं ARBL को स्टेज 2 में लगभग सभी आवश्यक पैरामीटर्स पर काफ़ी अच्छी तरह से क्वालिफाई होते हुए दिखता हूँ। अब आपको एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के रूप में स्टेज 1 से अपने कंक्लूजन के साथ स्टेज 2 के आउटपुट को देखना होगा, विच डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। अगर आप इन 2 स्टेजेस के बाद एक कंफर्टेबल ओपिनियन जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स है डेवलप करने में कैपेबल है, तो बिजनेस में निश्चित रूप से इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स दिखाई देता है और इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए ये स्टॉक्स लायक है। हाउएवर, स्टॉक बाय करने से पहले आपको ये श्योर करना होगा कि प्राइस सही है। हम इक्विटी रिसर्च के स्टेज 3 में ये ठीक यही करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel.